मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीप्ति मित्तल की लिखी कहानी सीक्रेट डायरी। दीप्ति मित्तल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन अब वो सिर्फ शब्दों की इंजीनियरिंग करती हैं। पेशेवर राइटर हैं और 15 साल से स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। पुणे में रहती हैं। मैं एक डायरी हूं। कंप्यूटर या मोबाइल वाला डिजिटल नोटपैड नहीं, बल्कि असल पन्नों से बनी गुलाबी सीक्रेट डायरी। समय के साथ भले ही मेरे अस्थि पंजर ढीले और रंगत फीकी पड़ चुकी हो, मगर रुतबा कम नहीं हुआ। मैं आज भी अपनी कलमकार की अलमारी में उसके कपड़ों की तह में छुपी बैठी हूं। 30 साल पहले क्या जलवे थे मेरे। मेरा गुलाबी रंग, कवर पर बने लाल दिल और खिला गुलाब लोगों को यह बताने के लिए काफी थे कि मेरे पन्ने राशन पानी, धोबी, काम वाली के हिसाब किताब से काले करने के लिए नहीं बने, ना ही दुनिया भर के एसटीडी कोड वाले बड़े बड़े फोन नंबर लिखने के लिए बने। वे तो किसी मासूम सी अल्हड़ किशोरी का हाले दिल जज्ब करने के लिए बने हैं। उनके ऐसे जज्बातों को समेटने के लिए जिन्हें वो जमाने और घर वालों के डर से किसी से साझा नहीं कर सकती। मेरी बातें शायद आपको फालतू लगें, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में टीनेजर अपनी राजदारी हमसे नहीं करते। वो तो फटे ढोल से हो रखे हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं, सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल डाल कर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट डालते हैं। फीलिंग सैड, फीलिंग लोनली, फीलिंग एक्साइटेड, सिंगल, रेडी टू मिंगल, जैसे एक अनार छूटा और मिनट भर में भक्क से बैठ गया। उस दौर में तो हम डायरियां ही थीं जो जवान दिलों के जज्बातों को अगरबत्ती सा धीमे धीमे सुलगा कर उनकी खुशबुओं को अपने पन्नों में समेट कर पूरा जीवन महकाए रखती थीं। मैं भी अपनी कलमकार की ऐसी ही खुशबुएं समेटे हूँ। लिए चलती हूँ 28 साल पहले, जहाँ मैं यानी गुलाबी डायरी मुरादनगर की एक मशहूर गिफ्ट शॉप की शेल्फ में अपनी साथी डायरियों भूरी, पीली, नीली, हरी के साथ सुंदर से रैपर में सजी खड़ी थी। अरे भैया जरा संभाल के फटका मारो, कितनी बार बता चुके हैं धूल से एलर्जी है हमको। भूरी डायरी ने नाक चढ़ाते हुए दुकानदार को टोका तो हरी डायरी हंसने लगी। अरे वो बेचारा भी क्या करे, सालों से यहीं पड़ी धूल खा रही हो, कोई खरीदता ही तो नहीं है तुम्हें। देखो हमारी छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। वैसे भी हमें किसी ऐरे गहरे के हाथ नहीं जाना। हम पे कलम चलाने वाला तो कोई इतिहास बदलने की ताकत रखने वाला इंसान होगा। अरे तुम क्या जानो, संसार में कितने बड़े बड़े लीडर, महापुरुष हुए हैं जो परलोक चले गए, लेकिन उनकी डायरियां आज भी पूजी जाती हैं। तुमको जल्दी हो तो तुम निकल लो किसी होने पौने के साथ, हम तो इंतजार करेंगे। सुनकर हरी डायरी चिढ़ गई। कवर देखा है अपना, बढ़िया ही महापुरुष के सपने देखने वाली। और देखना होना पौना नहीं, मुझ पे तो कोई फिल्म स्टार अपनी बायोग्राफी लिखेगा। बेस्ट सेलर बुक बन के छपूंगी एक दिन। हाँ नहीं तो। हर डायरी की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थीं। मुझे न तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का शौक था और न ही किसी फिल्म स्टार के खुफिया राज जानने का। जरा रोमांटिक तबीयत थी मेरी, इसलिए मुझे तो किसी ऐसी सहेली की तलाश थी जो अपनी उलझी उलझी रूमानी भावनाओं के रंग से मेरे कोरे पन्नों को रंग दे और मैं भी उसके साथ प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ जाऊं। मैं जानती थी मेरी वो कलमकार भी कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे उसकी खुशियों में हंसने के साथ साथ उसके गम में रोने का जिगर भी रखना होगा। हंसी के झड़ते फूलों के साथ आंसुओं की नमी को भी सोखना होगा। जिंदगी की वो घड़ी सबसे खूबसूरत होती है जब आप अपना वो मुकाम पा जाएं जिसके लिए बने हैं। मेरी जिंदगी में आज वो मुकाम आ गया था। शाम के कुछ 6 बजे शॉप में एक 16-17 साल की लड़की आई। तीखे नए नक्श, गेहूं की बाली सी सुनहरी रंगत, लाल रिबन में गुथी 2 चोटियां और झिझक भरी बड़ी बड़ी आंखें जो ग्रीटिंग कार्ड के स्टैंड पर टिकी थीं। जिस हिचकिचाहट से कभी वो फ्रेंडशिप तो कभी प्रपोजल वाले कार्ड देख रही थी, मैं तुरंत भांप गई कि मामला सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं है। गाड़ी अभी फ्रेंडशिप और लव जोन के बीच की बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। मेरे कवर पे मुस्कुराहट बिखर गई, पन्ने फड़फड़ा उठे। बस ऐसा ही तो साथी चाहिए था मुझे। मेरे भीतर पनप रही चाहतों को अनुभवी भूरी डायरी ताड़ गई। देखो सोचना भी मत, इस उम्र की लड़कियों की सीक्रेट डायरियां ज्यादा उम्र नहीं जीती हैं।
जल्दी घर वालों के हत्थे चढ़ जाती हैं और सीधा चूल्हे में स्वाहा हो जाती हैं। मरने से डर नहीं लगता भूरी, यहाँ पड़े पड़े सड़ने से डर लगता है। माना जिंदगी छोटी होगी मगर हसीन तो होगी। मैंने इधर उधर से सुनी फिलॉसफी झाड़ी। वो लड़की मेरी शेल्फ के बाजू में रखे कार्ड स्टैंड के पास आके खड़ी हो गई और कार्ड्स अलट पलट के देखने लगी। बड़ी उलझन में लग रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और पूरा जोर लगाकर उसके चरणों में धम से जा गिरी। उसने मुझे उठाया और माथे पर लगाकर वापस रखने ही जा रही थी कि तभी मेरा आकर्षक कवर देखकर ठिठक गई। खिले गुलाब के साथ बना दिल और कवर पर लगे छोटे से लॉक को देखकर वो चहक उठी। सीक्रेट डायरी कितनी क्यूट है। कार्ड तो पता नहीं दे भी पाऊंगी कि नहीं, यही ले लेती हूं। उसकी बुदबुदाहट सुनकर मेरे कवर पर बना दिल खुशी के मारे उछलने लगा। आखिर बात बन गई थी। अपनी साथी डायरियों से गले मिल मिल के मैं उसके बैग में झांकते हुए नए सफर की ओर चल पड़ी। पक्की सड़क से होते हुए सकरीले रास्ते पर उतरकर मेरी कलमकार की साइकिल गली के नुक्कड़ पर बने एक पुराने से घर के आगे रुकी। घर से लगी एक आटा चक्की और छोटी सी परचून की दुकान थी। जिस तरह वो दुकानदार से नजरें बचा के अंदर भागी, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये इसके पिताजी हैं। सुहानी जरा इधर तो आइयो। सुबह की गई अब घर लौटिए। स्कूल ट्यूशन के बहाने कहाँ घोड़ी बनी दौड़ती रहे। पता है तेरे पापा कितने नाराज हो रहे। रसोई के भीतर से तुनकती हुई आवाज आई। मम्मी वो एक्स्ट्रा क्लास थी ना, इसलिए। देख ये सब मैं ना जानूं। दिन ढले से पहले तू घर में होनी चाहिए, वरना तेरे पापा ना सब बंद करा के घर पे बैठा देंगे। चल जल्दी से हाथ मुंह धो के रसोई में मेरी मदद करा और बाहर अपने पापा को चाय पकड़ा। क्या आती हूँ। अच्छा तो ये सुहानी की माँ है। और ये बरामदे में कौन हीरो टाइप लड़का हॉकी से बॉल मार मार के आंगन की दीवार में गड्ढे कर रहा है? हाय दीदी। उस लड़के ने बड़े फिल्मी अंदाज से उड़ती हुई नजर मेरी कलमकार पे डाली और फिर खेलने में मस्त हो गया। तो ये महाशय छोटा भाई है। सुहानी कमरे में आ गई और मुझको बैग से निकालकर एक मेज की दराज में डालकर बाहर चली गई। रात को सब कामों से निपटकर वापस कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालकर पहला पन्ना खोल कर बैठ गई। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। जानना चाहती थी कि कौन है वो लड़का जिसके लिए ये स्पेशल कार्ड खरीदा जा रहा था। मामला एक तरफा है या दोनों तरफ से सिग्नल क्लियर है? अरे आखिर पता तो चले क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। नए घर नए रिश्ते को लेकर जो किंतु परंतु इफ बट इंसानों के पेट में गुड़गुड़ाते हैं, वो मेरे भीतर भी धमाचौकड़ी मचा रहे थे। कभी भूरी डायरी की चूल्हे वाली बात याद करके घबराहट होती, तो कभी अपनी ओनर उस कलमकार की भोली सूरत देखकर खुशी होती। अब तो बस इंतजार था उसके मन को पढ़ने का, उसका वो आईना बनने का जिसमें रोज झांक के वो खुद से बतिया सके। सुहानी ने कलम उठाई और डायरी लेखन का श्री गणेश किया। नाम सुहानी त्यागी, कक्षा 12A, विषय। अरे अरे ये सब क्या लिख रही हो भाई सुहानी? ये कोई कोर्स नोटबुक थोड़े है जो कक्षा और विषय लिखा जा रहा है। मगर उसकी कलम नहीं रुकी। विषय पर्सनल डायरी। क्या करें, कुछ आदतें छूटे नहीं छूटती। कॉपी का पहला पन्ना इस तरह लिखना भी शायद ऐसे ही बरसों से चली आ रही आदत थी। सुहानी ने अगला पन्ना खोला। डेट 12 सितंबर 1992। डियर डायरी, आज से मैं तुम्हें एक नाम दे रही हूँ, सखी। मेरी सखी हो ना तुम, जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। सुनोगी ना तुम मुझे? सखी। वाह कितना प्यारा नाम दिया है। और क्यों नहीं सुनूंगी तुम्हें, इसीलिए तो साथ आई हूँ। इतना लिखकर उसकी कलम ऐसे रुकी रही जैसे सितारों से सजे आकाश से सबसे पसंदीदा सितारा खोज रही हो मेरे पन्ने पे टांकने के लिए। जानती हो सखी मैं तुमको क्यों साथ लाई हूं? क्योंकि घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मन की दो बातें कर सकूं, अपने सुख दुख बांट सकूं। मम्मी को तो तभी मेरी याद आती जब कोई काम हो, इसके अलावा उनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। आज मैं सुबह से बाहर थी, पहले स्कूल था फिर ट्यूशन। कितना थक गई थी। चाहती थी मम्मी मुझको 2 घड़ी प्यार से सहला दें, इतना ही पूछ लें कि सुहानी कैसा रहा तेरा दिन, खाना खाया कि नहीं, क्या क्या पढ़ा आज। ठीक वैसे जैसे मेरी क्लासमेट पूजा की मम्मी उससे पूछती हैं। आज स्कूल के बाद जब थोड़ी देर के लिए मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी ने उसके साथ मुझसे भी कितनी बातें की, कितना प्यार लुटाया, कितना दुलार लुटाया।
अच्छा लगता है जब माँ मान मनोहार लाड़ दुलार करती हैं। कितनी लकी है पूजा, और कितना लकी है मेरा भाई पिंटू जो बिना कुछ करे धरे ही मम्मी से सारे सुख पा रहा है। मैं तो 13 की होते ही बड़ी कहलाने लगी थी। मुझसे उम्मीद की जाने लगी थी कि पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी संभाल लूं, और इस मुस्टंडे को 16 की उम्र में भी मेमना बना के कलेजे से चिपकाया हुआ है। अरे वो पापा को चाय नहीं पकड़ा सकता, मम्मी का हाथ नहीं बटा सकता, सारा दिन हॉकी बजाता घूमता रहता है और काम ही क्या है उसके पास। मगर हाँक लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे। उसकी कलम रुक गई, चेहरा उदास हो चला। उसे यूं देखकर अच्छा नहीं लगा, दिल लचकचा गया मेरा। सुहानी कोई और पूछे ना पूछे मैं पूछ रही हूं, कैसी हो सुहानी, कैसा रहा तुम्हारा दिन, पढ़ाई कैसी चल रही है, और बाकी सब। जिसके लिए वो कार्ड खरीदा जा रहा था जरा उसके बारे में भी तो बताओ, मैं सुनूंगी सब कुछ। मगर आज उसने मुझे बंद करके रख दिया। बाकी बातें कल सही, मैं इंतजार करूंगी। जिंदगी भी कितनी ड्रामेबाज होती है ना, बिल्कुल किसी डेली सोप की तरह। जो सोच के देखने बैठो उससे उलट कहानी सामने परोसी मिलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ पता नहीं था आज मुझ पे भावनाओं के कौन से रंग उड़ेले जाएंगे। सुहानी ने फिर से मुझको दराज से निकालकर कलम उठाई। डेट 13 सितंबर 1992। सखी, आज मिस्टर ए पूरे 3 दिन बाद स्कूल आया था। मिस्टर ए? नाम नहीं बताओगी? मुझे भी नहीं, ये तो चीटिंग है। मैंने मुंह तरेड़ा, मगर वो कौन सा देखने वाली थी। चेक की वही शर्ट पहनी थी, मेरी फेवरेट वाली, मगर कितनी ढीली लग रही थी आज। सच, बुखार ने उसको ना बड़ा कमजोर कर दिया है। काश उसकी जगह मुझे हो जाता। उसने ठंडी आह भरी। शुभ शुभ बोलो सुहानी। मैं डर गई। सच ऐसा ही तो होता है ना, सच्चा निस्वार्थ प्रेम, जिसमें लैला मजनू पर फेंके गए पत्थरों के आगे ढाल बन के बिछ जाती है, साहेब मिर्जा पर चलने वाले तीर खाती है। लगता है मेरी कलमकार भी उसी पाक मोहब्बत से गुथी मिट्टी की बनी है। सुहानी की कलम चलती जा रही थी। मेरा बस चले तो उसे रोज गाजर का जूस पिलाऊं, उसका सारा होमवर्क निपटाऊं। एक दिन में 3 दिन का काम कैसे करेगा बेचारा। पता था मुझे छूटा काम पूरा करने मेरी नोटबुक्स मांगने आएगा, जैसे पूरी क्लास में एक मैं ही अकेली बची हूं। मैं क्या समझती नहीं किन किन बहानों से पास आके बात करता है। लिखते हुए उसकी आंखें लजा गईं। मेरे दिल में भी गुदगुदी सी हुई। सोचा था उसी नोटबुक में ग्रीटिंग कार्ड रख के दे दूंगी, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। अफसोस में भीगी कलम आज के लिए थम गई। उसने मुझे वापस दराज में रख दिया। प्यार की जो दास्तान आज शुरू हुई थी, मैं उसका अगला अध्याय सुनने को उतावली थी। डेट 16 सितंबर 1992। आज जब स्कूल से आ रही थी तो किसी ने मेरी साइकिल को पीछे से कट मारकर मुझे गिरा दिया। सब मुझ पे हंसने लगे। मिस्टर ए वहीं खड़ा था, दौड़ के आया, मुझे सहारा दे के खड़ा किया, मेरी साइकिल भी उठाई। कोहनी छिल गई थी मेरी। वो जल्दी से सामने वाले मेडिकल स्टोर से दवाई लगाया और मेरी कोहनी पे लगाई। मैंने जब थैंक यू बोला तो सलमान की तरह कहने लगा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बुद्धू कहीं का। मैंने प्यार किया पूरी नहीं देखी शायद, वरना समझ जाता। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। सुहानी के चेहरे पर पहले प्यार की बयार बहने लगी। उसने दर्द की परवाह किए बगैर छिली कोहनी से बैंडेड उतारी और मेरे पन्ने पर चिपका दी। उसके नीचे छोटा सा दिल बनाकर ILU भी लिख दिया। सच क्या चीज है आशिकी भी। एक साधारण सी यूज्ड बैंडेड को भी कितना खास बना देती है। दी, तेरी साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गया था, सही करा लाया हूं। पिंटू की आवाज सुनकर सुहानी ने हड़बड़ा कर मुझको दूसरी किताब से ढक दिया। अच्छा ठीक है, अब जा, मुझे पढ़ने दे। सुहानी ने उसे टरकाने की कोशिश की, मगर उसकी नजरें मेरी ताक झांक करने में लग गई थीं। क्या पढ़ रही थी? तुझसे मतलब, जा काम कर अपना। पिंटू के जासूसों वाले हाव भाव देखकर सुहानी सकपका गई। मुझे भी अपनी जान जोखिम में दिखने लगी। जाता हूँ, हड़का का रही हो। पिंटू ने कमरे से निकलते हुए मेरे ऊपर जिस तरह से नजर डाली, मेरी सांसें रुक गईं। मैं बुदबुदाई, ये लड़का फंसवाएगा एक दिन। उसके जाने के बाद सुहानी मेरे खुले पन्नों पर सर रखकर लेट गई, जैसे धीमे धीमे कोई ख्वाब बुन रही हो।
काश मैं इस वक्त डायरी ना होकर जीती जागती सहेली होती तो हाथ फेर देती सर पर, कोई गीत गुनगुना देती। कितनी प्यारी लगती है ना प्रेम में डूबी लड़कियां। हलक में अटका इजहार मोहब्बत कभी कभी सांसें रोक देता है, ना उगलते बनता है ना निगलते। जब किसी भी तरकीब से ही लव्स मी नॉट का जवाब नहीं मिलता तो छटपटाहट और बढ़ती जाती है। सुहानी भी ऐसे ही हालात मोहब्बत के चपेटे से निकलने की जुगत लगा रही थी। डेट 25 सितंबर 1992। सखी, आज पूजा ने कहा कि मिस्टर ए 12वीं के बाद आगे पढ़ने दिल्ली जा रहा है। ऐसा ना हो कि तू सोचती रह जाए और वो दिल्ली में कोई दूसरी दिलवाली खोज ले। क्या करूं? लिख दूं उसे अपने दिल की बात? बहुत शुभ विचार है सुहानी, नेक काम में देरी कैसी, बात कुछ तो आगे बढ़े। अपनी कलमकार का पहला प्रेम पत्र पढ़ने में सांसें थाम कर बैठ गई। लिख ही देती हूं आज ही, कहीं पूजा की बात सही ना निकल आए। उसका चेहरा कश्मीरी सेब सा लाल हो उठा। 2-3 पन्ने काटा पीटी में बर्बाद करके उसने मेरे बीच से चौथा पन्ना निकालकर लिखना शुरू किया। प्रिय आशीष, जब से पता चला कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहे हो तब से मन बड़ा बेचैन है। नहीं हमारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। हमारे विचार से तो तुमको बिल्कुल दिल्ली नहीं जाना चाहिए। तुम यहीं बार बार बीमार पड़ते हो, वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और मालूम है, वहां पास होने के लिए सच में पढ़ना पड़ता है, नकल भी नहीं होती। अगर परीक्षा में तुम्हारी पर्चियां पकड़ी गई तो वहां तो तुम्हारे बाबूजी की किसी से जान पहचान भी नहीं होगी, छूटोगे कैसे? हम तो कहते हैं इतनी मगजमारी का क्या फायदा। खानदान के अकेले चिराग हो, तुम्हारे बाबूजी की टेलरिंग की दुकान अच्छी चल रही है, वही संभाल लेना। वैसे हम भी सिलाई का कोर्स करने की सोच रहे हैं, आगे चल के तुम्हारा हाथ बटा दिया करेंगे अगर तुम चाहो तो। हे भगवान, ऐसे कौन प्रेम पत्र लिखता है भाई? मैंने कवर पीट लिया अपना। उसी गिफ्ट शॉप में दुनिया के बेहतरीन प्रेम पत्रों की एक किताब है, जरा जाओ पहले वो पढ़ो। वैसे जो भी लिखा है बनावटी नहीं है, दिल से लिखा है, और दिल ही तो पढ़ेगा। ये कागज की पर्चियां तो बहाना होती हैं, दिल से दिल का सीधा कनेक्शन होता है। सुहानी ने उस प्रेम पत्र को मोड़कर मेरे पन्नों के बीच रख दिया। उसे सहेजना मेरे लिए ऐसा था जैसे तपती दोपहरी में ठंडी हवाएं कैद करके रख लेना। इन हवाओं का रुख कभी न बदले, दिल यही दुआ कर रहा था। 2 दिन बाद उसके पहले प्रेम पत्र का जवाब मिला तो उसने लाकर उसे मुझ में रख दिया। उसमें लिखा था, डियर सुहानी, दिल्ली ही जाऊंगा ये पक्का नहीं, मगर कहीं तो जाऊंगा। यह मुरादनगर में वैसे भी हमारा कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हारी बात मान के अगर मैंने पिताजी की टेलरिंग शॉप संभाल भी ली तो तुम मेरा हाथ कभी नहीं बटा पाओगी, क्योंकि जब से तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को उधारी में राशन देना बंद किया है, वो उनसे खार खाए बैठे हैं। जीवन में हम एक दूसरे का हाथ बटा सकें, इसके लिए यहाँ से बाहर निकल के ही कुछ करना होगा। यही हमारे लिए इकलौता रास्ता है। मैं हम दोनों के लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म लाया हूँ। अगर हम अभी से तैयारी में जुट जाएं तो सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरी मेट बनकर रहो, क्लास में भी और जीवन में भी। मैं उम्र भर तुम्हारे नोट्स पढ़ना चाहता हूं सुहानी। प्रेम की मखमली एहसास से लिपटी सुहानी आज गुलाबी ख्वाबों की दुनिया में खोई थी, इस जमीन को छोड़ कहीं दूर आसमानों में। जहां वो थी उसका हमसफर था और कुछ हसीन सपने धीमे धीमे सांसें ले रहे थे। उनके बीच आज मेरी भी जगह ना थी। सुहानी को मिले प्रेम पत्र को अपने पन्नों के बीच संजोए मैं उसका ताजा लिखा देख रही थी। डेट 1 अक्टूबर 1992। सखी, पापा ने मुझे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने तक के लिए मना कर दिया, फॉर्म भी फेंक दिया। कहते मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है। 2 साल बाद तेरे भाई को तो जैसे तैसे डोनेशन देके भेजना ही पड़ेगा। वो लड़का है, उसे घर में नहीं बिठा सकता। मैं 2 की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता। तू यहीं से BA करना और कुछ सिलाई विलाई का छोटा मोटा कोर्स देख लेना। कहते हैं 2-3 साल में तेरी शादी भी करनी है। पहले की बात होती तो सिलाई का कोर्स करने का सोच भी लेती, पर मिस्टर ए कहता है कि तुम मेहनती हो, होशियार हो, और सबसे बड़ी बात कि मुझे उसके साथ ही इंजीनियरिंग करना है। इसके लिए मैं डबल मेहनत करने को भी तैयार हूं। लेकिन पापा को जैसे मैं पिंटू के आगे दिखाई नहीं देती।
जब देखो बात बात पे डांट फटकार, टोका टाकी, सुनाई गिनाई। वो निखट्टू नाकारा जो हमेशा फेल होते होते बचा है, उसको भेजने की सोच रहे हैं, और मैं जो हमेशा क्लास में अव्वल आती हूँ, उसके भविष्य की कोई फिक्र नहीं। सुहानी की आंखों के कोर रिसने लगे। उसको पहली बार इतना टूट कर बिखरते देखा था। उसके साथ मेरी भी हिम्मत टूट रही थी। दी, पिंटू की आवाज सुनकर सुहानी ने फटाफट मुझ पर नोटबुक रख दी और आंखें पोंछ कर बैठ गई। भुनकते हुए बोली, क्या है दीदी, पापा तेरे फॉर्म पे साइन करने को तैयार हो गए? पिंटू ने वहीं पलंग पर पसरते हुए कहा। वो कभी नहीं मानेंगे। सुहानी अभी भी सुबक रही थी। अरे वो मान गए हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर दीदी कंपटीशन से जाती हैं तो उन्हें भेज दो। मैं भी 2 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि खुद से सिलेक्ट हो जाऊंगा। आपको डोनेशन में पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। और वो तुझ पे भरोसा कर गए? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश होए या दुखी। पिंटू पर भरोसा कर सकते हैं तो उस पे क्यों नहीं? बच्चे तो वो दोनों ही है ना उनके। इससे पहले पापा का दिमाग फिरे, चलो जल्दी से फॉर्म भर के रख दो, कह के पिंटू जाने लगा, मगर फिर पलटा। वैसे दी, ये मिस्टर ए आशीष ही है ना, वो टेलर मास्टर का लड़का? वो भी फॉर्म भर रहा है क्या, जो तुझे भी एकदम से इंजीनियर बनने की लग गई? पिंटू जिस तरह से आंखें नचा के बोला, सुहानी को काटो तो खून नहीं था और उससे ज्यादा मेरी जान सूख गई थी। इसने मुझे कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, पता ही नहीं चला। ये पक्का मुझे चूल्हे में झोंकवाएगा। गुलाबी, इतनी गहरी नींद भी अच्छी बात नहीं है, जान पे बन सकती है। पिंटू हंसता हुआ बाहर चला गया, मगर सुहानी पसीने पसीने होकर बड़बड़ा रही थी। सच कहती है पूजा, सीक्रेट डायरी रखना खतरे से खाली नहीं है। इसे कहीं सेफ जगह छुपाना होगा। मगर छिपाने से पहले उसने पिंटू को दिए गए नाम जैसे निखट्टू, नाकारा काट दिए। अगले पन्ने पर उसकी फोटो चिपकाई और नीचे लिखा, दुनिया का सबसे प्यारा भाई। सुहानी का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था और मिस्टर ए का भी। कुछ महीने छिपते छिपाते निकालकर मैं भी सुहानी के सूटकेस में पैक होकर उसके साथ चल पड़ी। उसकी और मिस्टर ए की प्रेम कहानी का शेष भाग अपने पन्नों पर सहेजने के लिए। 28 साल हो गए उन लम्हों को गुजरे, मगर पन्ने पलटती हूं तो लगता है सामने ही तो हैं। भले ही मेरे सारे पन्ने अफसानों से रंगे जा चुके हों, मगर मेरी कलमकार ने मुझे खुद से अलग नहीं किया। गाहे बगाहे खोलकर गुजरी यादों की खुशबू ले लेती है। एक बात और, कल ही मुझे अपनी जमात की एक नई दोस्त मिली है। सुहानी और मिस्टर ए की 16 साल की बेटी एक सीक्रेट डायरी खरीद के लाई है। यानी फिर कुछ राज़े दिल लिखे जाएंगे एक नई सीक्रेट डायरी के पन्ने पर। बस इतनी सी थी ये कहानी।